नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस SKCC में। चलते दोस्तों 14 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स विद स्पेशल इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी मलाला यूसुफजई। लेकिन इससे पहले फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में मैंने आपको राहुल गांधी जी के साथ में राजस्थान के सीएम अशोक जी गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को दिखाया था, जो कि सियासी जंग चल रही है राजस्थान में। और वहां पे ये पूछा था कि राहुल गांधी जी के ऊपर बनी एक बायोपिक जिसका नाम माय नेम इज रागा, जिसमें डायरेक्टेड रुपेश पॉल के द्वारा की गई थी, उसमें राहुल गांधी जी का किरदार किस अभिनेता ने निभाया? आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, अश्विनी कुमार ने इसमें राहुल गांधी जी का किरदार निभाया। और राहुल गांधी जी के ऊपर बनी ये फिल्म माय नेम इज रागा जो है डायरेक्टेड थी, वो रुपेश पॉल के द्वारा डायरेक्टेड थी। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं और चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि 15वीं मीटिंग को संबोधित करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी इंडिया और EU समिट को 15 जुलाई के दिन। दोस्तों यूरोपियन यूनियन और भारत के मध्य ये 15वीं मीटिंग है, जिसमें नरेंद्र जी मोदी को चेयर करेंगे एक वर्चुअल मोड के अंदर। और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों यूरोपियन यूनियन जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 के अंदर हुई थी, इसमें कोविड-19 के रिगार्डिंग बातों के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और लेके चलता हूं पोलैंड। और पोलैंड के अंदर एंड्रूज डूडा वापस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर रिवोल्ट ट्रेंचकोव्स्की को हराया। दोस्तों पोलैंड जिसकी राजधानी वॉर्सा और जहां पे जुलोटी नाम की करेंसी चलती है, वहां पे डूडा एज ए प्रेसिडेंट के रूप में है। अब इसको याद करने की हमने ट्रिक बनाई है कि मैं पोल के ऊपर लैंड करके युद्ध को देख रहा था। युद्ध को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में वॉर, और देखने को बोलते हैं सा, और वॉर प्लस सा इसकी कैपिटल हो जाएगी और पोल के ऊपर लैंड से बन जाएगा पोलैंड। और मेरे दादा मेरे साथ में थे, दादा से बन जाएंगे डूडा, और मैंने फोन करके जोमेटो से कुछ मंगाया और जोमेटो से बन जाएगा दोस्तों जुलोटी। तो इस तरह से आपको जुलोटी, डूडा, वॉर्सा और पोलैंड याद हो जाएगा। चलते दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेकर चलता हूं गूगल की तरफ। एक अच्छी खबर है ये दोस्तों, गूगल भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिजिटलाइजेशन फंड के अंदर। दोस्तों गूगल जहां सुंदर पिचाई एज ए CEO के रूप में है, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई, और कैलिफोर्निया US के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट INC है। चलते दोस्तों इससे आगे और एक ट्रायलिटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूं, जो कि वे ऑफ बंगाल के अंदर हो रहा है इंडिया, जापान और US के मध्य। दोस्तों 1992 में ये नेवल एक्सरसाइज बायलिटरल था, जिसमें भारत और US की नेवल सेनाएं हिस्सा लेती थी और ये बंगाल की खाड़ी में खेला जाता था। परंतु 2015 में जापान इसका पार्टनर बना और इस तरह से ये नेवल एक्सरसाइज ट्रायलिटरल हो गई, जिससे चाइना को आपत्ति हुई, क्योंकि जापान को शामिल करने के बाद जापान के जंगी जहाज साउथ चाइना सी होते हुए वे ऑफ बंगाल में आते हैं, जिससे चाइना ऑब्जेक्ट करता है। और अब इसमें 2 देश और शामिल होने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में खेले जा रहे वाले नेवल एक्सरसाइज ट्रायलिटर का नाम मालाबार है, जो कि भारत, जापान और US की सेनाओं के मध्य खेला जाता है। और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर शामिल होंगे और जापान 2015 में इसका पार्टनर बना था। और ये इनिशियली 1992 में बायलिटरल एक्सरसाइज के रूप में खेला गया था इंडिया और US के मध्य। चलते हैं दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ। और इंडियन रेलवे ने घोषणा करी है ग्रीन रेलवे 2030 तक के लिए, यानी इंडियन रेलवे एफर्ट कर रहा है ग्रीन रेलवे बनने के लिए 2030 तक। हमारे रेलवे मिनिस्ट्री पीयूष जी गोयल के पास है दोस्तों, ये तो आपको पता है। और हाल ही के अंदर भारत ने अपनी पार्सल रेलवे बांग्लादेश के लिए चलाई थी कल, यह आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न लग सकता है कि मिर्ची से भरी हुई गुंटूर आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन हाल ही के अंदर
इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके किस देश के लिए चलाई गई? तो आपका राइट आंसर करके आना दोस्तों बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर जो हमारी दो टूरिस्ट ट्रेन चलती है वो बंधन और मैत्री है दोस्तों, इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, तो इसका टारगेट रहेगा ग्रीन रेलवे का 2030 तक। मैं आपको लेके चलता हूं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर, और छत्तीसगढ़ जहां पे भूपेश बागल एज ए सीएम और अनुसुईया उकई एज ए गवर्नर के रूप में, और जिसकी राजधानी रायपुर है दोस्तों, वहां बिलासपुर भारत का पहला ई लोक अदालत राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो कल को प्रश्न आ जाए कि ई लोक अदालत कौन सा राज्य बना, तो आपको याद हो जाएगा कि अदालत में लोग लड़ाई होती है तो कितने दांत तोड़ते हैं? 36। 32 के कितने तोड़ते हैं? 36। तो याद हो जाएगा 36 का जिसका आंकड़ा होता है, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि यदि आपका मेरा 36 का आंकड़ा होगा तो आप मुझे चैलेंज क्या करोगे? अदालत में। और आजकल आप पढ़ाई किससे कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बन जाएगा ई अदालत, और आपका मेरा 36 का आंकड़ा है तो इससे बन जाएगा छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है ई अदालत वाला। चलते हैं दोस्तों आगे, और लेके चलता हूं मैं आपको इसरो के हेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ डॉक्टर के सिवान का हाल ही में नाम नॉमिनेट किया गया है एज ए करमान अवार्ड रिसेप्शनिस्ट। इनको वून द करमान अवार्ड रिसेप्शनिस्ट के लिए चुना गया है, जो कि 2021 मार्च में पेरिस के अंदर इनको दिया जाएगा। तो 2020 की जो सेलिब्रिटी जो चुनी गई है करमान अवार्ड के लिए, तो कर्मा अवार्ड के लिए जो चुने गए हैं वो है के सिवान, जो कि इसरो के हेड है। दोस्तों इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर के रूप में के सिवान अपनी जॉब कर रहे हैं। चलते दोस्तों आगे, और अभी आरबीआई ने अपनी क्रेडिट रेट पॉलिसी, जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कहते हैं, वो इश्यू करी है, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया दोस्तों जुलाई 2020 के अंदर। दोस्तों यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे आप क्रेडिट रेट पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कहते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। देश का सेंट्रल बैंक कहलाता है केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन कलकत्ता में हुई थी, और 2 साल तक इसका मुख्यालय कलकत्ता था। उसके बाद 1937 में इसके मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय बॉम्बे में है। दोस्तों अभी इसके 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास, और इनमें जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें से वर्तमान में 3 ही डिप्टी गवर्नर कार्यरत है, डॉक्टर एमडी पात्रा यानी माइकल देव पात्रा, श्री एम के जैन और वीपी कानूनगो। ये 3 डिप्टी गवर्नर आरबीआई के हैं। दोस्तों आपके सामने पॉलिसी रेट है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और एमएसएफआर जिसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं वो 4.25 है बैंक रेट के साथ, यानी बैंक रेट भी 4.25 है। और 2 बड़े रेशियो जिसे हम सीआरआर और एसएलआर कहते हैं दोस्तों, यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो वर्तमान में रेस्पेक्टिवली 3% और 18% है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नो चेंजेस। तो जो राउंड फिगर वाले हैं वो बड़े इजीली याद हो जाएंगे। रेपो रेट पूछे तो 4%, सीआरआर पूछे तो 3%, एसएलआर पूछे तो दोस्तों 18%, और अब जो बच गए उसमें 3.35%, यानी जो इनका गेप देखना है वो देखना है 0.65 बेसिस का। तो 0.65 बेसिस का जो है वो मार्जिन है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के मध्य, और 0.25 आपको ऐड करना है रेपो रेट में, तो आपकी एमएसएफआर और साथ में बीआर आ जाएगी। चलते दोस्तों इससे आगे, और रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं कि जियो ने आखिरकार अपनी और हिस्सेदारी यूएस की कंपनी क्वालकॉम को बेच दी है। तो क्वालकॉम को इन्वेस्टमेंट करा है रिलायंस जियो के अंदर, और ये एक जॉइंट वेंचर हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वालकॉम के बारे में जानना जरूरी है, जो कि यूएस की कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड के रूप में क्वाइन ली है। दोस्तों ये पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको ये बता रखा है कि अब तक, यानी लॉकडाउन से लेके अब तक पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के तहत जो रिलायंस जियो ने अपनी टोटल 25.24% पार्टनरशिप बेची है, जिससे उसको 1,18,318.45 करोड़ रुपया मिला है, उसके टोटल अब 13 पार्टनर हो चुके हैं, और 13 पार्टनर की लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये शुरुआत फेसबुक से है,
उसके बाद में सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिका, केकेआर, उसके बाद में आपका मुमडाला, सिल्वर लेक, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट, टीपीजी, एल कट्रेंट, पीएफ, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल और अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वालकॉम वेंचर जो कि अमेरिका बेस्ट कैलिफोर्निया कंपनी है, उसने 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है 730 करोड़ रुपए की। तो इस तरह से टोटल 13 पार्टनर के साथ 1,18,318 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है जियो के अंदर और जियो की पार्टनरशिप 25.24% विदेशियों को बेच दी गई है। चलते हैं दोस्तों उसके बाद और लेके चलता हूं मैं आपको WSD हॉनर द हॉनरेबल स्टार ऑफ कोविड अवार्ड अनाउंसिंग हो चुका है दोस्तों और इसको अनाउंस किया गया है रिपब्लिक ऑफ कोसोवो के फॉर्मर प्रेसिडेंट एच.ई. फातमिर सेजुडू और नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.ई. माधव कुमार के द्वारा और ये दिया गया भारतीय नागरिक को जिनका नाम है मिस्टर सचिन अवस्थी। तो सचिन अवस्थी इस साल के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले WSD के भारतीय बने हैं। तो दोस्तों सचिन अवस्थी सचिन तेंदुलकर से याद हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया लंदन का और इसको जो इस बार वहां पे एज ए चीफ गेस्ट है वो रिपब्लिक ऑफ कोसोवो के फॉर्मर प्रेसिडेंट फातमिर सेजुडू और नेपाल के फॉर्मर पीएम माधव कुमार वहां पे थे। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी के दुधवा नेशनल पार्क। यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में एक रेयर ऑर्चिड प्लांट वेराइटी जिसका नाम यूलोफिया ऑप्टुजुआ है ये पाया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये ग्राउंड ऑर्चिड है जो काफी दिनों के बाद देखा गया है दोस्तों और ये पाया गया है दुधवा नेशनल पार्क यूपी के अंदर। तो मेरा प्रश्न जो यहाँ बनता है वो बनता है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूपी में। और अभी रेयर ऑर्चिड प्लांट जो वहां पाया गया उसका नाम पूछ सकते हैं दोस्तों, तो इसका नाम आपको यूलोफिया ऑप्टुजुआ याद रखना है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और रिप की तरफ चलते हैं यानी रेस्ट इन पीस। फुटबॉल के जाने माने इंग्लैंड के विनर टीम कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर टीम कैप्टन 1966 के जैक शॉल्टन का निधन हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जैक शॉल्टन इंग्लैंड के 1966 के वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर नजर आ रहे हैं जिनकी 85 साल की उम्र में देहांत हो चुका है। तो रेस्ट इन पीस में आ जाए जैक शॉल्टन, आपको याद रखना है, जो इंग्लैंड के फुटबॉलर थे 1966 के वर्ल्ड कप विनर के। उसके बाद कोविड-19 के तहत एक अच्छी खबर है ये दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम शुद्ध रखा गया है उसको बनाया है। इस शुद्ध को आप रूम में रख के कोविड फ्री हो सकते हैं दोस्तों। ये एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है जो कि आपका सैनिटाइजिंग कर सकता है। आप इसके ऊपर अपने मोबाइल्स, अपने हाथ, सब कुछ और साथ में अपने इक्विपमेंट सैनिटाइज कर सकते हैं। तो IIT कानपुर के इंजीनियरों को हमारी तरफ से यानी SKCC परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। तो ये UV सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसे हम अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस कहते हैं शुद्ध, ये IIT कानपुर ने बनाया। तो याद करने का तरीका कि कान यदि सही होंगे तो शुद्ध वाणी नजर आएगी। तो कान से बन जाएगा दोस्तों कानपुर और शुद्ध वाणी सुनाई देगी तो उससे पता चल जाएगा शुद्ध नाम का सैनिटाइजिंग डिवाइस अल्ट्रावायलेट किसने बनाया? IIT कानपुर ने। उसके बाद दोस्तों चलते हैं स्पेशल न्यूज मलाला यूसुफजई की तरफ। अभी हाल ही के अंदर जुलाई 12 के दिन यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नेक्स्ट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दोस्तों 11 जुलाई के दिन मनाया गया था और उसके अगले दिन यानी 12 जुलाई के दिन UN सेलिब्रेट करता है मलाला यूसुफजई डे। तो बर्थडे विशेष इस पाकिस्तान की एक एजुकेटेड गर्ल या वॉरियर या सेलिब्रिटीज को मलाला यूसुफजई जिनका नाम है दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इनकी पहली किताब आई एम मलाला, द गर्ल वो स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शूट बाय द तालिबान, मलाला यूसुफजई विद क्रिस्टीना लैम। और उसके बाद इनकी दूसरी किताब जो आई थी उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी सेकंड किताब है आई एम मलाला के बाद। जो ये विनर ऑफ द नोबेल प्राइज पीस है दोस्तों मलाला यूसुफजई। और वी आर डिस्प्लेस्ड जो कि एक रिफ्यूजी की कहानी इन्होंने बताई है, माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई की दोनों किताबें आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको मलाला यूसुफजई की पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ दोस्तों। आप पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है और आप बालिका की शिक्षा के लिए लड़ रही थी और खुद एजुकेटेड है और आप ये कह रहे थे कि जो
बचपन है, बचपन में बालिका को पढ़ाने के लिए जरूरी है, जबकि वहां पे हम देख रहे थे कि बचपन में बालिका को पढ़ाया नहीं जाता था, उनकी शादी कर दी जाती थी। और आप स्वयं एजुकेटेड थे तो आप बालिका की शिक्षा के लिए काफी लड़े। ये तालिबानी टेररिस्ट को पसंद नहीं आया और उन्होंने इनको गोलियों से भून दिया और फिर सिंगापुर में इनका इलाज होने के बाद ये वापस आई और इन्होंने रिटर्न जिंदगी जो है प्राप्त करी। यूएन ने इनके इस जज्बे को सलाम करा और 12 जुलाई के दिन मलाला यूसुफजई डिक्लेयर करा। दोस्तों, इन्होंने आती सबसे पहले एक किताब लिखी जिसका नाम था आई एम मलाला। आई एम मलाला मलाला यूसुफजई की जिंदगी के ऊपर आधारित एक किताब थी जिसमें इन्होंने बताया कि मैंने किस तरह से एजुकेशन के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम करा और खुद की जान की परवाह किए बगैर तालिबानी टेररिस्ट में भिड़ गई। तो मलाला यूसुफजई की इस किताब को बनाने में जो श्रेय था वो क्रिस्टीना लैम्ब का था। उसके बाद इनके जज्बे को सलाम करते हुए टाइम ने 2013 के अंदर जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल की लिस्ट आती है उसमें मलाला यूसुफजई का कवर जो है वो टाइम मैगजीन के ऊपर आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टाइम किताब और इस टाइम किताब के ऊपर मलाला यूसुफजई नजर आ रही है, जिसको हम एजुकेटेड गर्ल कह सकते हैं, जिसने फाइट करा था एजुकेशन के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए। और टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल के अंदर ये मलाला यूसुफजई 2013 में टाइम मैगजीन के ऊपर आई। उसके बाद इनको इनके इस कार्य को देखते हुए, एजुकेशन को स्प्रेड करते हुए, जो नोबेल पुरस्कार है पीस का, अक्टूबर 2014 में मलाला यूसुफजई और साथ में इंडियन चिल्ड्रन राइट्स एक्टिविस्ट और सोशलिज्म कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ अभियान चलाते हैं दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर म्यूचुअली शेयर करा था नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों, यहाँ पे मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, ये 17 साल की उम्र में पीस प्राइज प्राप्त करने वाली अभी तक सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी में आती है। यदि प्रश्न लगता है कि पीस प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटीज कौन है, तो आपको राइट आंसर करना है मलाला यूसुफजई। और इन्होंने ये म्यूचुअली शेयर करा था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ में, जो कि चिल्ड्रन राइट्स के लिए लड़ते हैं, एक सोशलिज्म में एक एक्टिविस्ट है और बचपन बचाओ अभियान इनका चलता है। दोस्तों, यहाँ पे मलाला जी के बारे में और बताना चाहता हूं। उसके बाद मलाला जी ने और ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, आप डरे नहीं, और आपने फिर रिफ्यूजी की समस्या को लेकर एक किताब और लिखी। तो विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफजई की जो अगली किताब आई थी, यानी आई एम मलाला के बाद, वो थी वी आर डिस्प्लेस्ड, जिन्होंने इसमें इन्होंने बताया माई जर्नी एंड स्टोरी फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। यानी मैं कह सकता हूं कि बच्चियों के लिए जो एजुकेशन के लिए लड़े, जो रिफ्यूजी गर्ल्स के लिए लड़े, इनके इस जज्बे को एसकेसीसी परिवार का शत शत नमस्कार और शत शत नमन है। और वुमेन एम्पावर का एक अच्छा एग्जांपल आता है मलाला यूसुफजई। दोस्तों, उसके बाद फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में आपको एक चेहरा नजर आ रहा है और पीछे इनका नेशनल फ्लैग भी नजर आ रहा है। दोस्तों, जी हाँ, आप समझ चुके होंगे, नेशनल फ्लैग आप पहचानते हैं। ये नेशनल फ्लैग है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने राजनीतिज्ञ है, आपको इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।